भारत सरकार का बड़ा फैसला, दुश्मनों को लगा तगड़ा झटका। भारत के लिए फ्रांस और अमेरिका में भिड़ंत, भारतीय नेवी जीत पर लेगी फैसला। भारत सरकार बिपिन रावत जी का सपना कर रही है सच, डर से कांपेंगे थर-थर दुश्मन। दोस्तों, भारत की सरकार हमारी तीनों सेना को एक साथ खड़ा करके और तीनों सेनाओं का तालमेल बैठाना चाहती है और दुश्मनों के सामने उनको खड़ा करना चाहती है, क्योंकि जब ये तीनों सेना एक साथ हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी दुश्मन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता है और ठीक यही सपना हमारे बिपिन रावत जी का भी था, जिन्होंने हमेशा से ही इस पर काम करने की सोची है। और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार के द्वारा उनका सपना सच किया जा रहा है। दोस्तों, जब यहाँ तीनों सेना एक साथ आ जाए तो ये बात आप भी जानते हैं कि भारत की सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और कोई भी दुश्मन भारत से सीधे टक्कर लेने से काफी ज्यादा डरेगा, क्योंकि वो अगर नेवी से टक्कर लेगा तो यहाँ पर भारत की आर्मी सेना और वायुसेना भी सामने आ जाएगी और तीनों सेनाओं से टकरा पाना उसके बस की बात नहीं होगी। और यहाँ पर भारत ये भी चाहता है कि कोई भारत की सेना के ऊपर उंगली न उठा सके, इसलिए यहाँ पर भारत अपनी तीनों सेनाओं को एक कर रहा है और मिलकर इन सेनाओं में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है। भारत अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए बेइंतहा पैसा खर्च कर रहा है और ये वजह है कि यहाँ पर भारत अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए भारत अपना योगदान दे रहा है। यहाँ पर भारत में 26 INS विक्रांत आने वाला है। आपको बताते चले, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2022 को INS विक्रांत कमीशन करवाया जाएगा। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर तो भारत ने बना लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें इसके ऊपर हवाई जहाज भी रखने होंगे। इसके लिए भारत दो देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यहाँ पर देखा यह भी गया है कि भारत में कभी वो देश आते हैं जो कभी भारत में उन देशों का एयरक्राफ्ट लाया जाता है। दोस्तों, जनवरी महीने के अंदर भारत ने फ्रांस के राफेल को गोवा की टेस्ट फैसिलिटी के अंदर टेस्ट कर लिया है और अब अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट भारत आने वाला है। इसके बारे में मिलता है कि अफगानिस्तान और ईरान की जंग में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है और इसके बारे में मिल रहा है कि भारत सरकार 15 जून तक इसके इंडियन नेवी के जो सारे टेस्ट हैं वो करवा कर देखेगी। और अमेरिका के एयरक्राफ्ट के बारे में कई खूबियां निकलकर सामने आई हैं, जिसमें से एक खूबियां ये भी है कि इसके जो पंखे हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि इसको खड़े होने के लिए भी कम जगह चाहिए रहती है। और इसी चीज को देखते हुए ये एक इंडियन नेवी अमेरिका की तरफ जाना पसंद कर रही है, लेकिन अभी साफ साफ कुछ कहा भी नहीं जा सकता जब तक कि इसका सही टेस्ट नहीं हो जाता है। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर भारत कौन सा फाइटर जेट खरीद रहा है, लेकिन दोनों ही फाइटर जेट अपने आप में कई अलग अलग तरीके की खूबियां रखते हैं। इसी को देखने के लिए यहाँ पर भारत भी इसका टेस्ट करवा रहा है और इस फाइटर जेट के सामने न ही चीन टिक पाएगा और न ही पाकिस्तान, क्योंकि ये फाइटर जेट अपने आप में कमाल की खूबियां रखते हैं जिनके सामने कोई भी देश नहीं टिक सकता। दोस्तों, अमेरिका ने अपने फाइटर जेट F-18 के ऊपर एक मूवी भी बनाई है जिसमें टॉम क्रूज ने काम किया है और इस मूवी का नाम है टॉप गन मैवरिक और इसी मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया जा चुका है। और इस मूवी के ट्रेलर में देखा जा रहा है कि यहाँ पर टॉम क्रूज अमेरिका का F-18 उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये मूवी टॉप गन का सीक्वल है, इसका पहला पार्ट पहले ही आ चुका है। इसके बारे में मिल रहा है कि यहाँ पर शूटिंग के लिए अमेरिका से जब इस फाइटर जेट को हायर किया गया था तो इस मूवी मेकर को ये F-18 फाइटर जेट $11,374 प्रति घंटे के हिसाब से मिला था। और यहाँ पर अमेरिका के लोग टॉम क्रूज को काफी ज्यादा मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर F-18 को भी पसंद किया जाने लगा। और देखना ये होगा कि ये मूवी रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल करती है। वैसे तो टॉम क्रूज की मूवी अपने इंडिया में भी काफी अच्छी कमाई करती है और इंडिया में भी टॉम क्रूज ने काफी अच्छी फैंस फॉलोइंग बनाकर रखी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा भारत सरकार यहाँ पर जो भी एयरक्राफ्ट ले, लेकिन यहाँ पर भारत ने इन दोनों ही देशों से पहले ही ये बात कर ली है कि यहाँ पर अगर हम आपका एयरक्राफ्ट लेंगे तो आपको पूरी मेंटेनेंस भारत में ही शिफ्ट करनी होगी। और दोनों ही देश भारत की इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं और उसके बाद 15 जून को रिजल्ट निकलकर सामने आ जाएगा और भारतीय नेवी को दोनों में से जो भी एयरक्राफ्ट पसंद आएगा भारतीय नेवी उसको सिलेक्ट कर लेगी। वैसे इन दोनों में से आपको कौन सा एयरक्राफ्ट पसंद है, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान में एक ईरानी कर्नल हसन सैयद की हत्या के जवाब में अपने नागरिक को तुर्की की यात्रा न करने की सलाह दी है। ईरानियों ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कुद्दस फोर्स के एक वरिष्ठ सदस्य कर्नल हसन सैयद खोदाई की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। खुदाई के पीछे रविवार को तेहरान में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया है ईरानी जनरल हुसैन सलामी ने कर्नल हसन सैयद खुदाई की हत्या के लिए इजरायलियों पर आरोप लगाया और उसका बदला लेने की कसम खाई है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म ब्यूरो ने कई संभावित परिदृश्यों के लिए तैयारी की है।
ये संभावना ये है कि ईरान विदेशों में काम कर रहे इजरायली अधिकारी जैसे कि राजदूत, सुरक्षा कर्मी या प्रसिद्ध व्यवसायियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। दुनिया भर में विभिन्न इजरायली दूतावास को चेतावनी दी गई है और उन देशों में आने वाले दूतावास के कर्मचारी या वरिष्ठ अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के संभावित प्रयासों से पहले अपनी तैयारी के स्तर को बढ़ाने के लिए कहा गया है। और इजरायल में सुरक्षा अधिकारी और विदेशों में उनके समकक्षों के बीच उन देशों में सीधे संबंध स्थापित कर रहा है। इजरायल के खुफिया आकलन के अनुसार ईरान इजरायल के अधिकारी, यहूदी समुदाय के सदस्य, पर्यटक और साइटों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है जो यहूदी समुदाय से जुड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सोमवार को तुर्की में इजरायली नागरिक अपनी यात्रा चेतावनी को संशोधित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, ईरानी कर्नल हसन सैयद खुदैई की मौत का आरोप इजरायल पर लगाए जाने के बाद इजरायल को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरानी साजिशों का डर तेज हो गया है। एक बयान में कहा है कि इजरायलियों के लिए एक वास्तविक खतरा तुर्की क्षेत्र के साथ साथ उन देशों में भी है जो ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इजरायल द्वारा तुर्की को पहले से ही एक अधिक जोखिम वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ईरानी इजरायल क्षेत्र में सैन्य प्रक्रिया करने का प्रयास कर सकता है, जिसमें ईरान सीमा के पास तैनात इजरायली सैनिक को निशाना बनाने के लिए लेबनान, सीरिया या जॉर्डन से सैन्य प्रतिक्रिया कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान इजरायल की ओर सीमित रॉकेट या मिसाइल फायर, आत्मघाती ड्रोन का उपयोग या समुद्र में क्रूज मिसाइलों की तैनाती कर सकता है। इस बीच इजरायल अन्य खाड़ी देशों के साथ काम कर रहा है ताकि इस मामले में इजरायल की खुफिया क्षमताओं का विस्तार किया जा सके और ये पता लगाया जा सके ईरानी खतरा वास्तविक है या नहीं। पिछले हफ्ते ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कुद्दस के फोर्स के एक वरिष्ठ सदस्य कर्नल हसन सैयद खुदैई की तेहरान में हत्या कर दी गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नल हसन सैयद खुदैई 2012 के कार बम विस्फोट के पीछे मास्टरमाइंड थे, जिसने नई दिल्ली में एक इजरायली राजनयिक को निशाना बनाया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खुदैई थाईलैंड में एक असफल ऑपरेशन में शामिल था। इसमें इजरायली राजनयिकों को निशाना बनाया गया था। इजरायल ईरान के बीच चल रहा विवाद काफी पुराना है। आपको बता दें कि साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता से आने का सुनहरा मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजरायल को मिटाने की बात करते रहे। ईरान इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इजरायल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।